दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा कि प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो अपने आप होती हैं। जैसे पानी ऊपर से नीचे बहता है, नदियां पहाड़ों को काट के आगे मैदानों की ओर बढ़ जाती हैं, ढलानों पे पानी का बहाव तेज होता है जबकि समतल मैदानों पे पानी का बहाव कम हो जाता है। ऊंचाई के लिए पानी कभी नहीं बहता। और ये सारी की सारी घटनाएं प्रकृति में अपने आप होती हैं। तो ये अपने आप होने वाली घटनाएं कैसी घटनाएं होती हैं, कौन सी घटनाएं होती हैं, या ये जो सारी की सारी घटनाएं हैं ये किस श्रेणी में आती है, किस कैटेगरी में रखा जाता है। तो वो सारी की सारी घटनाएं जो प्रकृति में अपने आप होती हैं, नेचर की वजह से होती हैं, और उन्हें किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, कोई बाह्य सहायता नहीं चाहिए होती। वो सारी की सारी घटनाएं क्या कहलाती हैं? हमारी नेचुरल प्रोसेस। और नेचुरल प्रोसेस का नेचर जो होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि अपने आप होने वाली घटनाएं जिनको किसी बाह्य सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। वो सारी की सारी घटनाएं हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। तो अगर हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को थर्मोडायनेमिक के अंडर में एक्सप्लेन करना चाहें तो थर्मोडायनेमिक के अंडर में हम इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कि वो सारी की सारी घटनाएं जो अपने आप होती हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो हम बोलेंगे कि ऑल प्रोसेस, वो सारी की सारी घटनाएं दैट टेक प्लेस, दैट टेक प्लेस ऑन देयर ओन, जो अपने आप होती हैं ऑन देयर ओन। और ये अपने आप होने का कैसा तरीका है इनका कि बाहर से कोई हेल्प नहीं लेंगी, कोई सहायता नहीं लेंगी, विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। और हम पहले भी बोल चुके हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को पढ़ते टाइम कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग जब भी आप एक्सटर्नल एनर्जी क्यू पास करते हैं किसी सिस्टम में और उसमें वर्क डन होता है या वर्क डन किया जाता है, तो वर्क डन प्लस क्यू का सम आपका इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है, जिसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनिटी से ही शुरू होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से ही शुरू होता है कि ये अपने आप कैसे होती है, अपने आप कब नहीं होती, कब हमें बाहर से फोर्स देना पड़ेगा कि रिएक्शन होने लगे, जिन्हें हम नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं। तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के बीच एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले जब हम एंथैल्पी का क्राइटेरिया पढ़ते हैं, तो एंथैल्पी का क्राइटेरिया एक ऐसा क्राइटेरिया है जो आपको बताता है कि कंबशन जैसी रिएक्शन है वो सारी की सारी स्पॉन्टेनियस होती हैं, क्योंकि यहाँ एंथैल्पी आपकी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो बेसिकली आपका कंबशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंडर में आता है। लेकिन जब हम कुछ ऐसी रिएक्शनों को भी पढ़ते हैं जहां आपका एंथैल्पी पॉजिटिव होता है, तब भी वो स्पॉन्टेनियस होती है। मीन्स बहुत सारी इंडोथर्मिक रिएक्शन है, इनका एग्जाम्पल आ जाता है कि जो इंडोथर्मिक रिएक्शनें होती हैं वो भी स्पॉन्टेनियस हो सकती हैं। जब ये हो सकती हैं तो इसका मतलब एंथैल्पी को हम एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं मान सकते। एंथैल्पी एक सही क्राइटेरिया नहीं हो सकता आपका किस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए? स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। फिर हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे हम लोग एंट्रोपी बोलते हैं। और जो एंट्रोपी हमारा टर्म होता है, ये एंट्रोपी हमें इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि स्पॉन्टेनिटी कैसी होगी। लेकिन फर्दर जब हम आगे पढ़ेंगे तो एक दो फ्लोज आपका एंट्रोपी में भी दिखेंगे, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि एंट्रोपी में भी कहीं कहीं गड़बड़ियां आ सकती हैं। तब हम पढ़ते हैं गिब्स एनर्जी के बारे में। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो आपका एंट्रोपी होता है वो क्या होता है। अगर हम कभी भी एंट्रोपी की बात करते हैं, एंट्रोपी बेसिकली आपका मीजर ऑफ रैंडमनेस होता है। आप कह सकते हैं कि हर नेचुरल प्रोसेस का एक टेंडेंसी होता है लोअर एनर्जी स्टेट को गेन करना। ये हम ऐसे भी जानते हैं कि एनर्जी फ्लोज हमेशा हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की ओर जाते हैं। तो अगर हम एनर्जी फ्लोज को एक्सप्लेन करना शुरू कर लें कि स्पॉन्टेनिटी क्या होती है, तो बेसिकली the tendency attain the state lower energy and responsible for the spontaneity of the reaction.
किसी भी जो नेचुरल रिएक्शंस होती हैं उनकी एक टेंडेंसी होती है वो लोअर लेवल ऑफ एनर्जी को अटेंड करने की कोशिश करते हैं। और लोअर लेवल ऑफ एनर्जी को जब वो अटेंड करने की कोशिश करते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं कि ये स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये उनके अपने आप होने का नेचर है। तो हम इसे एक्सप्लेन कर रहे थे इस तरीके से कि जो चीज़ें अपने आप होती हैं वो स्पॉन्टेनियस होती हैं और जिन्हें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि चीज़ें अपने आप इस तरीके से होती जाती हैं कि आप क्या कर सके, इन्हें ऑब्जर्व कर सके कि अपने आप हो रही हैं या नहीं हो रही, किन्हीं को एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, किसी को नहीं पड़ेगी। तो अगर हम एंट्रोपी को एक्सप्लेन करना चाहें तो एंट्रोपी क्या होती है, तो सिंपल टर्म में एंट्रोपी होती है एक मेजर ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, तो एंट्रोपी को हम क्या बोलते हैं कि इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। मतलब चीजें किस तरीके से हो रही हैं, किस तरीके से इधर से उधर हो रही हैं, इनको बोलते हैं मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। या चीजें रैंडमली इधर उधर कैसे व्यवस्थित नहीं है। एक कोटेशन दिया जाता है कि गर्ल्स के रूम बहुत अच्छे तरीके से सेटअप होते हैं, बॉयज के नहीं। तो रैंडमनेस होती है, बॉयज में रैंडमनेस ज्यादा होती है, रूम्स में फेंक देते हैं सामान कहीं भी। और गर्ल्स का रूम वेल मैनेज होता है तो उनका रैंडमनेस कम होती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस कम होती है। एंट्रोपी कम और हाई हो सकती है। एंट्रोपी को हम एक्सप्लेन करते हैं कैपिटल एस से। और ये जितनी ज्यादा होगी, आपका एंट्रोपी का वैल्यू जितनी ज्यादा होगा तो उतना रैंडमनेस ज्यादा होगा, अव्यवस्था उतनी ज्यादा होगी। अब ये अव्यवस्था किस काम आती है, तो अगर आपका ना बेसिकली गैसेस की बात कर लें कि S of gas is always greater than S of liquid is always greater than S of solid। मतलब अगर आप रैंडमनेस सबसे ज्यादा देखेंगे तो गैसों में बहुत ज्यादा होगी, सॉलिड में सबसे कम। एमसीक्यूज में आता है कभी कभी, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब कैसे मेजर करोगे यार, कैसे पता करोगे कि एंट्रोपी कितनी है कितनी नहीं है। तो बेसिकली जब हम एंट्रोपी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो हम एंट्रोपी में देखते हैं कि एंट्रोपी जब हम क्लियर कर देंगे, एंट्रोपी कैसे मेजर करेंगे कैसे मेजर नहीं करेंगे, कि अगर हमने ना क्यू हीट एक रिवर्सिबल प्रोसेस में ले ली है, तो जब हम एंट्रोपी का एक्सप्लेन करेंगे, चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। टेम्परेचर में कितना चेंज आया क्यू रिवर्सिबल के साथ, ये आपका एंट्रोपी होता है। कि कभी भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्यू का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, अब आगे बात कर लेते हैं कि स्पॉन्टेनिटी और एंट्रोपी को तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसे किस काम में लाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो बात कर लेते हैं हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो हमने अभी एंट्रोपी पे बात की, जिस तरीके से एंट्रोपी पे बात की उसी तरीके से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आपका डिग्री ऑफ रैंडमनेस पे ही बात करता है। अब देखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का मेन स्टेटमेंट क्या है, कि वो बोलता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, या कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवरी नेचुरल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। मतलब टोटल एंट्रोपी चेंज हो रही है, और टोटल एंट्रोपी आपके होती है यूनिवर्स में सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों की एंट्रोपी। तो स्टेटमेंट आता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ every spontaneous process, during the course of every spontaneous process, the entropy of universe
द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजिंग। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस। जब भी आपका कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा आपका एंट्रोपी बढ़ेगा। इसको दूसरे स्टेटमेंट में कैसे पढ़ सकते हैं? तो इसको सिंपल से हम ऐसे भी पढ़ते हैं कि एक गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट को हम हीट ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन एक ठंडे ऑब्जेक्ट से अगर गर्म ऑब्जेक्ट को हीट ट्रांसफर करना है, ठंडे को और ठंडा करना है, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि सेकेंड स्टेटमेंट आएगा इसका, तो इसका सेकेंड स्टेटमेंट इस तरीके से आता है, हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम कूलर बॉडी टू वार्मर बॉडी। सिंपल सी बात है, वो कहता है कि हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर cannot be transferred spontaneously from cooler body to warmer body. Cooler to a warmer body. एक ठंडे बॉडी से एक गर्म बॉडी को हम हीट ट्रांसफर अपने आप नहीं कर सकते, हमें बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। अभी वो वाला सिस्टम है कि अगर आप स्पॉन्टेनिटी का वर्ड टर्म ले रहे हैं तो वो अपने आप होने वाला टर्म है, और अगर अपने आप नहीं हो सकता तो फिर वो नहीं हो रहा। ठीक, तो इसके अलावा एक दो स्टेटमेंट और हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। हम बात कर लेते हैं किस तरीके से हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं एंट्रोपी से रिगार्डिंग। एक बेसिक क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन कहता है कि एथेनॉल बॉइल्स एट 78.4 डिग्री सेल्सियस and the enthalpy of vaporization of ethanol is 42.4 kilojoule per mole. Calculate the enthalpy of vaporization of ethanol. सिंपल सी बात है कि enthalpy of vaporization डेल्टा एच ऑफ वी आपका सिंपल सी बात करता है क्वेश्चन में कि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो हमारा है वो 42.4 किलोजूल पर मोल है। 42.4 किलोजूल पर मोल, और उसने बोला कि इसका टेम्परेचर जो है वो आपका कितना है, हमारा जो टेम्परेचर दे रखा है वो टेम्परेचर दे रखा है 78.4 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हम एसटीपी पे चेंज करते हैं इसे, किसमें, केल्विन में। देन 78.4 प्लस 273, और जब हम इसे फाइनली लिखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 7 टू जो 14 15 और 351.4 351.4 आपका टेम्परेचर हो जाएगा केल्विन में। और जब हम बात कर लेंगे कि आपका एंट्रोपी किस तरीके से होगा, तो डेल्टा एस ऑफ रिवर्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ रिवर्स अपॉन टी। और ना जब हम एक क्लोज सिस्टम की बात कर लें या हम एक सिस्टम की बात कर लें जिसमें हम ये पूरी कंडीशन का बात कर लेते हैं, तो क्यू अपॉन टी जो होता है कोई एंथैल्पी चेंज इन द एंथैल्पी सॉरी डेल्टा एच अपॉन टी के बराबर होता है। ये रिलेशनशिप इनका फर्दर काम आता है। तो सिंपल सी बात है कि आपका डेल्टा एस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 42.4 अपॉन 351.4 इज इक्वल टू, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ये पर्टिकुलर इस तरीके से आ जाएगा कैलकुलेट करके। लेकिन जब आप इसे सॉल्व करने वाले हैं तो सॉल्व करते टाइम एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लिखा है किलो जूल पर मोल, ये एक किलो के लिए है, और जब आप इससे कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका आंसर आएगा किलो जूल पर मोल, किलो जूल केल्विन पर मोल, सॉरी किलो जूल पर मोल केल्विन। लेकिन ना एक चीज पे ध्यान रखना कि ये किलो जूल है, तो किलो को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 42.4 अपॉन 351.4 इंटू 1000। अब ये किलो जूल से जूल में कन्वर्ट हो गया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा,
ये राउंड ऑफ आएगा 120 के आसपास। 120 आपका, अच्छा, जूल पर केल्विन मोल में आएगा, किलो में नहीं, जूल पर केल्विन मोल। किलो जूल को हमने जूल पर केल्विन मोल में कन्वर्ट कर दिया। आप चाहोगे तो यहाँ पे जब ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 0.120 के आसपास आएगा, 0.120 के आसपास आएगा। बट वो जूल में आएगा। जब आप उसे किलो में कन्वर्ट करेंगे, किलो जूल से जूल में कन्वर्ट करेंगे सॉरी, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। एक सवाल और है, और ये सवाल आपका, एक और क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका बात कर रहा है कि द फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल फॉर द मेल्टिंग ऑफ केसीएल। केसीएल की मेल्टिंग के लिए उसने बोला कि डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का डेल्टा एच और फ्यूजन आपको दे रखा है। ये आपको दे रखा है 7.25 किलो जूल पर मोल, और उसने बोला कि डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन इतना है, और डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन वो दे रखा है आपको 0.007 किलो जूल पर मोल, सॉरी किलो जूल केल्विन पर मोल, तो यहाँ पे केल्विन भी है। कैलकुलेट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ केसीएल। तो आपको डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी दे रखा है। इस बार हम लोगों ने टी कैलकुलेट करना है। सिंपल सी बात है, 0.007 किलो जूल में दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको 7.25 दे रखी है, आपको टी नहीं पता। अब आप क्रॉस मल्टीपल करके इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, दैट टी इज इक्वल टू 7.25 अपॉन 0.007। जो आपका रिजल्ट आएगा आपका फाइनल आ जाएगा, आपका जो भी रिजल्ट आएगा। अच्छा, इसमें मैंने किलो जूल को जूल में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, तो इसमें जब आप देखेंगे दोनों की यूनिट किलो जूल में ऑलरेडी है। अब ये दोनों यूनिट अगर किलो जूल में है, तो मैं किलो जूल यूनिट को नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि ये सेम है। तो ये आंसर आपका इस तरीके से आ जाएगा। आई थिंक सो एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, सीबीएसई में भी आ रखा है। चेक करना कि ये क्वेश्चन हो सकता है नहीं हो सकता, हो जाएगा तो अच्छी बात है। एंड फिर मिलते हैं किसी अदर वीडियो में। शायद अगली वीडियो में हम बात कर लेंगे हैश लॉ के बारे में और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के बारे में। तब तक के लिए स्टे हेल्थी एंड पढ़ते रहिए।